मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पासमानदा मुस्लिम शब्द से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये शब्द आजकल पॉलिटिकल भाषा में काफ़ी ज़्यादा आम हो चुका है। इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल पीएम मोदी करते नज़र आते हैं। वो अपने भाषणों में जब भी पासमानदा समुदाय की बात करते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी सरकार और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस समुदाय का उत्थान और इस समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए काम कर रही है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पासमानदा महाज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पासमानदा मुसलमानों के लिए काम करती है। उसने 2024 इलेक्शन से पहले एक रिपोर्ट निकाली है, बिहार जाति गणना 2022-2023 और पासमानदा एजेंडा। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉब लिंचिंग और सरकारी बुलडोज़र, यानी कि सरकार के द्वारा जो बुलडोज़र घरों पर चलाया जाता है, उसके 95% पीड़ित पासमानदा समुदाय से आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जनरल कैटेगरी के जो मुसलमान हैं और जो दलित हिंदू हैं, उनसे भी ज़्यादा बदतर हालत में पासमानदा मुसलमान रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पासमानदा महाज के फाउंडर अली अनवर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1998 में शुरू किया था और वैसे हम लोग अक्सर ही जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी चीज़ें पहली बार जो की हैं वो मोदी ने की हैं, लेकिन पासमानदा शब्द का जो सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था वो अली अनवर साहब ने किया था। और अली अनवर साहब जो हैं 2 बार बिहार से जेडीयू पार्टी से 2 बार एमपी रह चुके हैं और 2 पासमानदा मुसलमानों पर अपनी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें मसावात की जंग और संपूर्ण दलित आंदोलन पासमानदा तसव्वुर भी है। आज हम अली अनवर साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट क्यों जारी की और अभी जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात हैं पासमानदा मुसलमानों के, वो किस तरह के हालात हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द प्रिंट के लिए। अली अनवर साहब, मोदी साहब जो हैं लगातार दावा करते हैं कि वो पासमानदा मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, लेकिन आप इस रिपोर्ट में कुछ अलग दावे कर रहे हैं और कास्ट सेंसस को लेकर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ये पसमानदा समझते हैं कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि इस तरह से कुछ टोकनिज्म करने से उनके पाले में चले जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज एक तो वो मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम के प्रति जो एटीट्यूड है, जो नीतियां हैं, जो जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो तो सबके सामने है। इसीलिए हमने कहा कि जो आप भाई अपने पत्र में हमने उनको कहा कि आप पसमानदा आउटरीच की बात कर रहे हैं, उनसे स्नेह की बात कर रहे हैं। स्नेह किस बात का भाई? हम जनता हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमको सम्मान चाहिए। स्नेह तो हमदर्दी की बात है। हमदर्दी कौन है? ये हमारा राइट है और आपका कर्तव्य है कि हमको आप बराबरी, स्नेह नहीं, हमको बराबरी चाहिए, हमने लिखा उनको। दूसरी बात हमने कहा कि भाई पसमानदा स्नेह आप की भी बात कर रहे हैं, उनके लिए हमदर्दी जता रहे हैं और बुलडोजर भी चला रहे हैं, मॉब लिंचिंग भी, घर वापसी भी, लव जिहाद भी, जितने तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मुसलमानों का 80% हिस्सा, तो ये सर्वमान्य फैक्ट है। अब तो बिहार जाति जनगणना के जरिए ये साबित भी हो गया है कि 80% हिस्सा पसमानदा ही है। तो हम तो पसमानदा हैं तो हम ही वर्स्ट विक्टिम हैं उसके। हमारे ही ऊपर बुलडोजर चलता है, हमारी ही मॉब लिंचिंग होती है, हम ही को फंसाया जाता है। तो इस सारी चीज़ों का हम लोग जो बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात हम 18 दिसंबर 2009 से राज्यसभा में हम उठा रहे थे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि 10 में लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, गोपीनाथ मुंडे जी जो बीजेपी के हैं, इन लोगों ने 10 में उठाया
11 में जनगणना होने वाली थी, हम 9 के 18 दिसंबर को इस सवाल को पार्लियामेंट में उठाए, यूपीए 2 में, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जो कहते हैं वो बन के रह गई। लेकिन जब 10 में इतने बड़े पैमाने पर उठा बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, तो सब लोगों ने मानना पड़ा सरकार को, लेकिन उसमें पेंच फंसा दिया कुछ चालाक चतुर चालाक लोगों ने, उसका डाटा तो आया नहीं। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो तो जनगणना, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, गणना भी नहीं करा रहे हैं, सेंसस को भी रोक रखा है। 21 में सेंसस हो जाना चाहिए था, किसी न किसी बहाने उसको रोक रखा है। तो ये डरते हैं कि जाति के आधार पर अगर जनगणना होगी तो हम लोगों ने नारा दिया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। तो अपने लोगों को हम लोगों ने जगाया है। और क्यों बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है? क्योंकि उसका जो गुब्बारा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए, तो वो धराशायी हो जाएगा, वो उसमें छेद हो जाएगा, वो धड़ाम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब रही पसमानदा की बात, तो एक बात है ना जी, हम आपको बता दें कि ये जो पसमानदा है ये कोई बिरादरी नहीं है, पसमानदा कोई धर्म नहीं है। इस नाम का धर्म, इस नाम की बिरादरी न देश में है न दुनिया में है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ उर्दू फारसी का शब्द है। तो हम जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं उसकी ज़ुबान में हम बात कर रहे हैं। तो 1998 में हमने चलाया तो उस समय लोग नहीं चलते थे। आज तो मोदी जी ये इस मामले में चतुर आदमी हैं कि देखा कि भाई एकेडमिक्स में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, DU, सब जगह, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके सब जगह पसमानदा पर लड़के लड़कियां रिसर्च कर रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई आकर के हमारा इंटरव्यू करता है, हमसे बात करता है। तो चूंकि हम इसके बानी हैं इस मूवमेंट के, तो जाहिर है कि हम बताएं लोगों को कि हम ये पसमानदा शब्द जो है वो सेकुलर इसका ट्रेडिशन है, इसका प्यार और मोहब्बत और जोड़ने वाला शब्द है। और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको तोड़ने के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि पसमानदा भरसेज अशराफ, अगड़ी जात के मुसलमान और पिछड़े मुसलमान के बीच लड़ा दिया जाए। पसमानदा में भी सभी एक हिस्सा ऐसा है जो पसमानदा तरीन है। पसमानदा तरीन का मतलब उससे भी पिछड़ा है, जैसे पिछड़ा में एक अति पिछड़ा है। तो हमारे यहाँ दलित भी हैं। करीब बिहार में कम से कम, हमने जो बुक रिलीज की, आपने बात की, आपने देखा होगा कि कम से कम 1 दर्जन ऐसी जातियां हैं जिनकी स्थिति हिंदू दलितों से भी गई गुजरी है, खराब है, उस खराब। हमारे लोग सबसे ज़्यादा कचड़ा से खाना बीन करके खाते हैं, हमारे लोग सबसे ज़्यादा रिक्शा चलाते हैं, हमारे लोग सबसे ज़्यादा जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीब हैं सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हमारे लोगों में है। 5वां 6वां के बाद हमारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए सितम जरीफी ये है, ट्रेजिडी ये है कि मुसलमान का भी जो एलिट क्लास है अपने समाज के 80% हिस्से के लिए फिक्रमंद नहीं है, उनके सवाल को नहीं उठाता है। वो ये नहीं कहता है कि मुसलमानों में भी दलित हैं, दलित तरह की जातियां हैं, उनको स्टेटस मिलना चाहिए। जिनका नाम और जिनका पेशा हिंदू दलितों से मिलता जुलता है उनको आप शेड्यूल कास्ट में शामिल कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी ही हमदर्दी है। आपको हम बताते हैं कि उन्होंने जो भोपाल में भाषण किया है पिछला सबसे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों में कुछ लोग नीच बना दिया गया, कुछ लोगों को अछूत बना करके रखा गया है, उस समाज के लोग रखे हैं, और जो मुसलमानों का वोट लेती हैं वो पार्टियां ऐसा करती। ये सब बात है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुसलमानों में अछूत और नीच भी होता है। अरे भाई होता है तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो सिफारिश किया कि उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको कहा कि शेड्यूल ट्राइब में उनको होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में उनको भेजिए।
तो उसके बारे में ये बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। दो बार अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार के लिख करके दे दिया कि हम ये फॉरेन ओरिजिन के हैं, इनमें छुआछूत नहीं है। अरे क्यों नहीं छुआछूत है भाई? रोटी में रोटी में बेटी में न शादी ब्याह होता है, न कोई उसके यहाँ ईद बकरीद में भी नहीं जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कास्ट सेंसस के बारे में आपने जैसे जिक्र किया, और बिहार में जो है कास्ट सेंसस जो है पहली बार इस तरह से कराया गया है। नीतीश कुमार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया इस चीज़ को लेते हुए, और काफ़ी राजनीति भी हुई है, और अभी वो वापस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक अलग सरकार बनाई है बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने। तो क्या कास्ट सेंसस पर किसी तरह का कोई असर पड़ सकता है, या जो भी आपका, क्योंकि आपकी ये भी डिमांड है कि देश भर में जो है कास्ट सेंसस कराया जाए, पीएम मोदी इसको कराए, तो किसी तरह का कोई असर देखते हैं? कोई राजनीतिक इस पर किसी तरह का कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल असर पड़ेगा। बिहार में हुआ है, पूरे देश में असर पड़ेगा, क्योंकि 1931 के बाद कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ देश में। 41 में भी कास्ट सेंसस हुआ, ब्रिटिश पीरियड की बात है, 41 में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार उसी समय छिड़ गया, तो उसका डाटा नहीं आ सका। उसके बाद मुल्क भी बटा, आबादी इधर से उधर गई, कोई सेंसस नहीं हुआ। आबादी बहुत 1.25 करोड़ से 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई, लेकिन कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो ये कास्ट सेंसस की बात जो है, अब सारे राज्यों में, मैं सारे राज्यों में घूमता हूँ, इस बात को मैं प्रसारित करता हूँ। तो ये तो कराने वाले नहीं हैं, ये पक्का है। मोदी जी नहीं कराएंगे, भले मुंह से बोले ना बोले, लेकिन ये कराएंगे नहीं। और उसके पीछे डर यही है कि हमारा कम्युनल पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उस धड़ाम हो जाएगी, वो गिर जाएगी, और ये एजेंडा बन जाए। अब नीतीश जी अब इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब वो महागठबंधन के हिस्सा बीच में एनडीए छोड़ करके आ गए, तब इस बात को किया। अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसका क्रेडिट नहीं लेंगे कि हमने कास्ट सेंसस कराया। तो कास्ट से ये बच करके, मोदी जी तो कहते हैं कि दो अमीर और गरीब यही दो कास्ट है, पहले कम्युनिस्ट पार्टी भी यही कहती थी, लेकिन कास्ट सच्चाई है। आप मजहब तब्दील कर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, संविधान में व्यवस्था है, लेकिन जात नहीं बदल सकते हैं। जिस जात में पैदा हुए उसी जात में आपको मरना है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ है, और ये कोई देखिए अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। सारे जगह में कास्ट माने वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण माने गोरा काला, तो इसी से ना बना है। तो ये सब है, ये तो अरब के समाज में भी ये व्यवस्था थी, तभी ना प्रोफेट को ये कहना पड़ा कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। माने अल्लाह के नज़दीक वो है जो तकवा वाला, ईमान वाला है, खुदा से डरने वाला है, गरीब परवर है, इंसाफ पसंद है, वो सबसे ऊंचा है। लेकिन यहाँ तो धंधे से गरीब आदमी है तो वो उसकी जाति जो हो गई, एक गधेड़ी जाति है। मोची, मुस्लिम मोची भी है। मायावती बहन जी को कहा, हम पार्लियामेंट में थे, कि बहन जी आप कहती हैं कि हम चमार की बेटी हैं, तो हमारी भी बहनें हैं जो चमार की बेटी और अब बहुएं हैं और पत्नी हैं, हमारे समाज में भी है। तो जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। रामविलास पासवान जी भी थे उसी सदन में, हमने दोनों को इंगित करके कहा कि और दोनों मिल करके करा। इसीलिए हमने संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसब्बुर, क्योंकि हमारे मसाइल, हमारे बीच एक दर्द का रिश्ता है। बल्कि दर्द का रिश्ता क्या है भाई, हमारा डीएनए एक है। हम मुसलमान बाद में बने हैं, पहले हम पसमानदा हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम बहुजन हैं, हम अक्सरियत के लोग हैं, हम कोई अरब और ईरान से आए हुए लोग नहीं है। आए होंगे 1% लोग आए होंगे, लेकिन सब लोग यहाँ के हैं। हम लोग, हमको कैसे रोज बयान देखते हैं, बताए कि पाकिस्तान चले जाएं। अरे तुम लोग पाकिस्तान जाने वाला चले जाओ, तुमको तो मौका नहीं था, हमको तो मौका था। जब मुल्क का बंटवारा हुआ हम जा सकते थे,
लेकिन हमारा 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 पैदाइशी जगह जो है, हम अपना पैदाइशी जगह छोड़ करके हमारी मातृभूमि, मादरे वतन हमारा भारत है, हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, इंडिया जिसको कहते हैं, वो है, हम लोग छोड़ करके नहीं गए हैं। इसलिए हम, मौलाना आज़ाद कहते थे सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुसलमानों को कहते हैं, मैं उनसे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि नहीं, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं, सीधा सीधी वी आर इन मेजॉरिटी, हम लोग अक्सरियत के लोग हैं। हिंदू, ये एक ब्रिज बनाने का ही पसमानदा जो शब्द है, ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सभी धर्मों में, सभी मजहबों में पसमानदा है, बौद्ध, सभी में है। और सबकी बात, सबकी व्यथा, सबकी पीड़ा एक तरह की है, सबके मसाइल, समस्याएं एक तरह की हैं। तो इसीलिए हम इन लोगों के बीच मजहब की दीवार, जो नकली दीवार बना करके रखी गई है, उसको हटा करके, और पसमानदा डिनोट्स क्लास, समुदाय है, एक जमात है, कोई मजहब और धर्म की बात नहीं है। मैं आपसे दो सवाल करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी आप जल्दी से उन पर एक रोशनी डालें थोड़ा विस्तार में। पहला तो सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी रिप्रेजेंटेशन दे रही है पासमानदा मुसलमानों को लेकर, एक तबका जो है पासमानदा मुस्लिम के अंदर वो बहुत खुश है, उनका कहना यह है कि एक काफ़ी सालों बाद एक स्ट्रगल जो था पासमानदा मुसलमानों का, वो एक आइडेंटिटी मिल पाई है उनके, इसकी वजह से। लेकिन आप कुछ और अलग तरह की रियलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पासमानदा जो मूवमेंट है उसमें भी किसी तरह का बाइफर्केशन या किसी तरह का डिवीज़न आप देखते हैं? देखिए, दो चीज़ है, जिन लोगों के पास न ज़मीर है और न ज़मीन है पैर के नीचे, वही लोग लालच में, डर से, ब्लैकमेलिंग के जरिए ऐसे लोग जा रहे हैं। इसको क्या, गरीब लोग अगर कोई साधारण चला गया, यहाँ तो जो चीफ मिनिस्टर इधर से ले जा कर के, कांग्रेस से ले जा कर के, आसाम का चीफ मिनिस्टर तो पहले कांग्रेस में थे, हेमंत शर्मा जी, वो तो थे, कई लोग चले जाते हैं। तो ये लालच और डर और ये है, तो हम तो मानते हैं कि ऐसे लोगों के कहने में कुछ नहीं है। हर समाज में कुछ इस तरह के लोग, लालची प्रवृत्ति के लोग, लालची लोग, डरपोक लोग होते हैं, वैसे लोग चले जाएं। आम जनता उसमें, जो मुसलमानों की बाई एंड लाख प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान पसमानदा कम से कम नहीं जाने वाला है। हम लोग आज से नहीं, हम लोग जिन्ना के पॉलिटिक्स के भी खिलाफ थे हमारे पुरखे। यहीं दिल्ली के इंडिया गेट पर 1940 में 40,000 की संख्या में आए थे। एक नुकाती प्रोग्राम, 1 पॉइंट डिमांड कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो, इसके लिए प्रदर्शन करने इंडिया गेट पर आए थे। यही पसमानदा तो हमने चलाया। पसमानदा नहीं था उस समय, मोमिन शब्द था, मोमिन कॉन्फ्रेंस। तो 40,000 उस समय तक, देखिए दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होता था, या तो बम्बे में होता था, कानपुर में होता था, कलकत्ता में था, जहां लेबर कंसंट्रेशन था, मजदूरों की संख्या, वहां रैलियां होती थी। दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन 1940 में इंडिया गेट पर आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम मुस्लिम पाकिस्तान बनाने के खिलाफ हैं। उतना ही खिलाफ हैं जितना कि हम सावरकर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। हम हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं और इसके भी खिलाफ हैं। आज की तारीख में भी हम ओवैसी साहब जो उनकी पार्टी AIM, वो उनकी सियासत और इनकी सियासत, बीजेपी की सियासत, दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को हम रिजेक्ट करते हैं। तो 2024 के इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसमें पासमानदा मुसलमानों के क्या क्या एजेंडे हैं, किन मांगों को लेकर आप जा रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी है आप लोग की आगे? पहला है ये है कि मॉब लिंचिंग और बुलडोजर चलाना बंद कीजिए, हमारे लोग शिकार हो रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे लोग ज़्यादा तक आर्टिजन हैं। नोटबंदी से लेकर के GST से लेके और कोरोना में जो बंदी हुई, वो सब हमारे लोग जो छोटे मोटे रोजगार धंधे, उनकी कमर टूट गई है।
बेरोजगारी बेपनाह बेरोजगारी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हालांकि हमारे ही समाज में नहीं है, सभी जगह है। लेकिन चूंकि हम कमज़ोर हैं तो हमारे लोग ज़्यादा इसके ये में आ रहे हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। तो अब अभी देखिए दो लड़के जो असेंबली पार्लियामेंट में कूद गए, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे। वो उन पर यूएपीए लगाने की बात बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि मामूली सज़ा उनको दे दीजिए, कानून तोड़ा है, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। सज़ा दे करके उनको छोड़िए और असल ध्यान दीजिए कि बेरोजगारी देखिए बेरोजगारी रहेगी तो टेररिज्म भी रहेगा, नक्सलिज्म भी रहेगा, बैंक रॉबरी, ट्रेन रॉबरी, महिलाओं का चैन छीन करके सोने का चैन गले से छीन करके भागने वाली बात, सारी ये बीमारियां बेरोजगारी से पैदा होती हैं। महंगाई से हमारे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। जो पूरे देश देखिए, मुसलमान कोई अलग चीज़ नहीं है, जो हिंदू भाइयों सिख दूसरे मजहब के लोगों की जो समस्या है वो हमारे साथ भी हैं। हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुसलमान होने के नाते, ईसाई होने के नाते हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये तो बात हम 96-97 से कर रहे हैं, लेकिन ये बात रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, सच्चर कमेटी ने कहा कि इनके साथ जो दलित मुसलमान हैं उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, ये संवैधानिक रूप से अन्याय है, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। और इसमें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ है, एक आदेश निकाल के कर दीजिए। दो बार हुआ है। सिख पहले दलित नहीं थे, उनमें बुद्धिस्ट दलित नहीं थे, बीपी सिंह ने बुद्धिस्ट को लिया। सिखों को उसके पहले सिखों का हुआ, दलित में आ गए। वाई नॉट मुसलमान और ईसाई में जो दलित हैं, ईसाई भी बेचारा ईसाई धर्म अपनाता है, लेकिन जो हरिजन से कन्वर्ट हुआ है वो है। तो देखिए, धर्म बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है। सूत्र यही है कि भाई मजहब तब्दील करने से एक आदमी का सोशल स्टेटस नहीं बदल जाता है। एक आखिरी सवाल और आपसे लूँगी मैं कि कास्ट सेंसस में आपको कौन कौन सी दिक्कतें और कौन कौन सी समस्याएं आपको नज़र आती हैं और जिसकी वजह से आप उसकी कहीं ना कहीं आलोचना भी कर रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। जैसे कई जातियां ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है। हर स्टेट में ओबीसी का, बिहार में तो एक ओबीसी में भी 2 भाग है, ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड भी है, और कई राज्यों में है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ जात मत गिनिए, उसकी माली हालत, आय के स्रोत पर किसका कितना कब्जा है, लैंडेड प्रॉपर्टी किसके पास, ये सेंसस में नहीं है कि किसके पास कितना लैंडेड प्रॉपर्टी, किसके पास कोयला खदान है, किसके पास कितना पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, किसके पास बंदूक है, राइफल है, किसके पास है। ये सब चीज़ से उसका स्टेटस होता है, स्टेटस का पता चलता है। कितने कल कारखाने हैं, कि इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है। हमारे लोग नहीं है, मजदूर हैं, हर जगह मजदूर। जो कल तक जो हमारे बुनकर अपने मालिक थे, गद्दीदार कहे जाते थे, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनका सब खत्म। हाँ, तो जो पैसे वाले हैं, अब मरवाड़ी समाज है, पैसे वाला समाज है, तो सब सूत वो सप्लाई करता है, सस्ता में खरीद लेता है, वो अब बेचता है महंगा में। वो जिस तरह से किसानों के साथ होता है कि उस समय तो वो पैदावार होती है तो सस्ता उसको बेचना पड़ता है, उसी को बड़ा बड़ा गोदाम बना करके और फ्रीज में वो रख दिया, कुछ दिन के बाद बेचा आसमान, उस गरीब जो उपजाया उसको भी महंगा खरीद के खाना पड़ता है। तो वो हालत है कि हमारे आर्टिजन, कोई विश्वकर्मा योजना मोदी जी एक चलाए हैं, ये बिल्कुल धोखा देने की बात है। तो ये विश्वकर्मा योजना में हम बाकी पार्टियों से भी कह रहे हैं कि भाई आर्टिजन क्लास के लिए, या ये शेड्यूल कास्ट में जो मांग है मुस्लिम दलित और ईसाई दलितों के बारे में, इसको आप लोग अपने मैनिफेस्टो में जगह दीजिए, आप लोग इस आवाज़ को उठाइए।
तो इसको हमने पार्लियामेंट में बार बार उठाया, लेकिन सितम जरीफी ये है कि जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर हैं, जो पसमानदा समाज से नहीं, इसमें यह भी है कि आज़ादी के बाद से अभी तक बिहार में कितने मुस्लिम सांसद हुए, कितने एमएलए हुए, उसमें 1%, 1.5% भी पसमानदा मुस्लिम नहीं है। तो टिकट नहीं मिलता है हमारे लोगों को। आबादी हमारी 100 में 80 है, टिकट हमको मिलता नहीं है, एमएलए एमपी हमारे लोग होते नहीं हैं। हमने जब पार्लियामेंट में पहली बार पसमानदा शब्द उठाया तो पूरा हाउस सन्न था सुन करके कि तो हम लोग पहली बार भाई सुन रहे हैं इस तरह की बात। तो इवन बीजेपी के लोग बने ये। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, सोशल मूवमेंट है हमारा, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और सब पार्टियों से हमारी जो हमारी पार्टी के लिए और जो हमारे जान माल इज्जत आबरू की रक्षा के लिए लड़ेगा, जो सवाल उठाएगा, जो कानून बनाएगा, उस पर अमल करेगा ईमानदारी से, हम उसकी मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, आपने हमें समय दिया। अली अनवर साहब का ये भी कहना है कि वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब से मिलेंगे और इस रिपोर्ट को उन्हें सौंपेंगे और उनसे ये डिमांड करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी मैनिफेस्टो में पासमानदा मुस्लिम जो हैं उनके मुद्दों को जगा दे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो और नज़रअंदाज किया गया पासमानदा मुसलमानों के मुद्दों को, तो पासमानदा मुसलमान नज़रों से उतारना भी जानते हैं। यही कहा था आपने? बिल्कुल यही तो कहा था हम कि भाई हमको जो नज़रअंदाज करेगा, जो किसी को मोदी जी हो या और कोई हो नज़रअंदाज करेगा, तो भाई हम भी तो इंसान हैं, हम लोगों को भी किसी को नज़र से उतारना, किसी को नज़र पर चढ़ाना आता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब। और इस इंटरव्यू को अब हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर अगली बार आपसे मुलाकात होगी। आप इसी तरह द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।